Today we are going to discuss about MySQL functions. Okay, as we all know that a function is a predefined set of instructions which are already written by MySQL. जैसे Python में functions था, predefined था, उसके instructions already लिखे हुए थे, हमें सिर्फ use करना था. Similarly, MySQL में भी कुछ inbuilt function है, कुछ बने हुए हैं function जिनको हमको सिर्फ अपने command के साथ use कर लेना है. Okay, बाकी फंक्शन वही है जो वहां पे था लैंग्वेज में, वही यहाँ पे भी MySQL में भी है. तो फंक्शंस को MySQL में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज सिंगल रो फंक्शन और स्केलर फंक्शन विच वर्क्स ऑन सिंगल रो ओनली, यानी कि अगर किसी टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं तो 5 रिकॉर्ड्स पे वर्क करेगा तो 5 डिफरेंट रिजल्ट देगा हर रिकॉर्ड के लिए. कहने का मतलब वो पर रिकॉर्ड एक रिजल्ट देगा आउटपुट. ठीक है. और मल्टी रो में क्या होगा, इट वर्क्स विद मल्टीपल रोज. जब मल्टीपल रोज जैसे 5 रिकॉर्ड्स पे अगर वो वर्क कर रहा है तो आउटपुट सिर्फ एक वैल्यू देगा. इसको हम लोग एग्जांपल के साथ अच्छे से देखेंगे. हम लोगों ने 11th में सिंगल रो फंक्शंस पढ़ा था, उसको लास्ट में हम रिवीजन कराते हैं. पहले हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ लेते हैं जिसमें 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं, एग्रीगेट फंक्शंस. ओके, so let's start with aggregate function which is also known as मल्टी रो फंक्शन और ग्रुप फंक्शन. मल्टी रो और ग्रुप फंक्शन भी उसको कहते हैं. ठीक है, इसको साइड कर दो. दिस इज द टेबल. ध्यान देना, एक टेबल है नेम्ड std रिजल्ट. स्टूडेंट रिजल्ट नाम का एक टेबल है जिसमें ऑलरेडी 4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं. अभी हम लोग MySQL पे भी देखेंगे 4 रिकॉर्ड्स इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है और इसी पे हम लोग ग्रुप फंक्शंस यानी कि एग्रीगेट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, वन बाय वन देखेंगे. ठीक है, पहले हम लोग MySQL ओपन कर लें. खुशी, आवाज क्लियर है ना? यस मैम. चलो ठीक है. नाउ टू ओपन अ डेटाबेस वी यूज कमांड यूज एंड देन नेम ऑफ द डेटाबेस. गुड. अब हम लोग यहाँ पे टाइप कर लें, डेटाबेस है हमारा use CS12. ओके, so tables will show tables available in this database. देखो हम यहाँ पे std result नाम का एक टेबल बनाए हैं और इसी में ये चारों रिकॉर्ड्स हैं. We can use select asterisk from std result है ना. ये हमारे पास टेबल में ये ऑलरेडी ये 4 टपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं. अब इस पे हमको ग्रुप फंक्शन परफॉर्म करना है. तो 5 डिफरेंट फंक्शंस आर मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट एंड सम. ये 5 फंक्शंस पढ़ने हैं हम लोग को. ठीक है, इस टेबल को ध्यान से देखना. फर्स्ट रिकॉर्ड ये जो दिया हुआ है फर्स्ट रिकॉर्ड, इसमें एक जगह जो लास्ट सब्जेक्ट है CS, इसमें नल है. ठीक है, तो नल का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग से है, इसलिए ऐसा एक हमने रिकॉर्ड लिया ताकि हम लोग इस कॉलम पे कुछ भी परफॉर्म करेंगे तो कैसे नल की वजह से चेंजेस आता है, उसमें फंक्शन कैसे वर्क करेगा अगर नल रहा उस कॉलम में वैल्यू. तो क्योंकि ग्रुप फंक्शन है इसको तो सब डेटा लेकर चलना है. जैसे 4 रिकॉर्ड्स पे काम कर रहे हैं तो ये अगर नल है तो ये कैसे होगा काम, अगर नल नहीं रहता तब वो क्या फर्क पड़ता रिजल्ट पे. इसलिए एक रिकॉर्ड यहाँ पे नल रखे हैं, बाकी सब में हमारे पास डेटा है अवेलेबल. ठीक है, तो सबसे पहले मीन फंक्शन. मीन फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट कॉलम. अगर हम कोई कॉलम जैसे मीन और मैक्स, ठीक है, यही अभी हम यहाँ रन भी कराएंगे, दिखाएंगे तुम लोग को. जैसे सपोज अब हमको देखना है कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट इसमें मिनिमम मार्क्स किसको आया है, मिनिमम वैल्यू क्या है वो हम जानना चाहते हैं. ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन है तो मिनिमम कब निकलेगा, जब 2 और 2 से ज्यादा कुछ हमारे रो पे वर्क करने को मिलेगा तब. सिंगल रो पे मिनिमम क्या, मिनिमम भी वही है मैक्सिमम भी वही है. अगर एक ही रो रहता
सिंगल रो रहता, एक ही रो रहता तो इसमें मीन भी वही है, मैक्सिमम भी वही है, एवरेज भी वही है, सम भी वही है, रिजल्ट में कहीं चेंज नहीं होना है। लेकिन जब हम लोग ग्रुप फंक्शन यानी कि एक से ज्यादा यानी कि दो और दो से ज्यादा रिकॉर्ड पे काम करेंगे तब हमारा वैल्यू चेंज करेगा। ग्रुप पे काम कर रहे हैं, है ना, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स पे काम कर रहे हैं, है ना सुमित? सुमित यस मैम। ठीक है। तो हम लोग को मीन फाइंड करना है। सपोज हम जानना चाहते हैं कि फिजिक्स में मीन वैल्यू कितना सबसे कम वैल्यू आया है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट मीन, विद इन ब्रैकेट वी हैव टू स्पेसिफाई नेम ऑफ द कॉलम ऑफ टेबल। PHY हो गया नेम ऑफ द कॉलम, PHY फिजिक्स सब्जेक्ट कॉलम का हम देखना चाह रहे हैं। MIN मीन क्या करेगा, मीन फंक्शन ये मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसके बाद हमको बताना पड़ेगा किस टेबल से, फ्रॉम STD रिजल्ट। इस टेबल से आप देखिए इसमें मीन क्या था, 30, 35, 35, 30। इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 30 है, तो ये 30 रिजल्ट दिया, यानी कि ये चारों कॉलम पे वर्क किया यहाँ पे, है ना। आप चाहे तो यहाँ पे कंडीशन भी दे सकते, जैसे मिनिमम निकाले ये तो पूरा इस पे दे दिया। अब हम यहाँ पे मान लो वेयर क्लाउज लगा दिए, वेयर रोल नंबर लेस देन 3 करते हैं, ठीक है। हम ऐसा दें तो इसका मतलब इस रिकॉर्ड को जब वो फेच करेगा, ठीक है, जैसे रोल नंबर 3 से नीचे कौन कौन है, 1 और 2 है, तो 2 मिला यानी कि 2 रिकॉर्ड हमको मिल गया, तो 2 रिकॉर्ड मिल गया तो अब हम उस पर ग्रुप फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से कंडीशन भी दिया जा सकता है ना। लेकिन जब वैसा ही कंडीशन देंगे जब हमको 2 या 2 से ज्यादा रिकॉर्ड फेच हो, तभी उस पर फिर हम लोग ग्रुप फंक्शन हमारा अप्रोप्रिएट वर्क करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मीन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम चाहे मैक्स निकालना है, हमको मैक्स जानना है कि केमिस्ट्री में मैक्सिमम किसको आया है, किसको नहीं, आई मीन कितना वैल्यू है मैक्स, मैक्स फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं MAX मैक्स, एंड देन नेम ऑफ द कॉलम में हम लोग CHEM लिख देंगे फ्रॉम STD रिजल्ट। तो हम लोग चारों रो पे भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ केमिस्ट्री ये है सेकंड वाला, इसमें 35, 35, 25, 33, तो मैक्सिमम हमारा 35 है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 35 आ गया, ठीक है। एक बार फिर से हम टेबल सामने यहाँ रख ले ताकि नेक्स्ट जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमें दिखेगा आउटपुट, ठीक है। तो मीन और मैक्स क्लियर हो गया, मीन विल रिजल्ट द मिनिमम वैल्यू इन दैट कॉलम एंड मैक्स विल रिजल्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट कॉलम, है ना। इजी फंक्शंस है, सिर्फ इसमें एक काउंट और एवरेज पे थोड़ा ध्यान रखना है जो हम अच्छे से और अच्छे से बताएंगे। ये सब तो इजी है, याद रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है। थर्ड हम लोग फंक्शन आते हैं सम। सम इंडिकेट्स सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ दैट कॉलम। जिस कॉलम पे अगर हम लोग सम फंक्शन देंगे वो क्या करेगा, उस कॉलम में जितने भी वैल्यूज अवेलेबल रहेंगे उसको सम कर देगा, है ना। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं सेलेक्ट, फिर यहाँ लिखेंगे सम, ब्रैकेट में सपोज हमको CS का ले लेते हैं, ठीक है, CS फ्रॉम STD रिजल्ट। टोटल हमारा कितना हुआ मार्क्स, टोटल कितना हो गया, 40, 30, 70 और 70 और 45 कितना हो गया, 115। देखो 115 आ गया सम, है ना। उसी तरह मान लो बहुत जैसे एम्प्लॉयज में है, पूरा सैलरी कॉलम है, 100 एम्प्लॉयज हैं, तो सैलरी कॉलम के आगे अगर हम सम निकालेंगे तो हमारे पास टोटल पता चल जाएगा एम्प्लॉयज पे कितना टोटल हमारा खर्च हो रहा है ना। ये सब फंक्शंस यूज होते हैं। अभी हम लोग छोटा सा टेबल पे देख रहे हैं, इससे लग रहा है ये तो इजी है, तुरंत कैलकुलेट हो गया। और यही जब 3 रिकॉर्ड्स था, 4 रिकॉर्ड्स था, हमने फटाफट सम कर लिया। यही अगर रिकॉर्ड्स 50 रहते तो टाइम लगता, लेकिन इसको उस समय में भी टाइम नहीं लगता, है ना। MySQL के फंक्शन को क्या कोई टाइम नहीं लगता, उस समय भी वो तुरंत से रिजल्ट दे देता, अगर 50 रिकॉर्ड्स भी रहता, 100 रिकॉर्ड्स भी रहता, है ना। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। तो सम फंक्शन भी क्लियर है नितुल? यस मैम। यस मैम। इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सम, मीन, मैक्स ये सारे फंक्शंस ऑलरेडी प्री डिफाइंड है MySQL में, हमें सिर्फ अपने कमांड के साथ उनको यूज करना है। अब ध्यान से समझना एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन क्या करता है, वो सम निकालने के बाद, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं मार्क्स, जैसे 4 मार्क्स दिए हुए हैं, सपोज फिजिक्स का हमको एवरेज मार्क्स जानना है, एवरेज कितना आया,
किसी को ज्यादा आया, किसी को कम आया, लेकिन एवरेज किसी स्टूडेंट को कितना आया होगा अगर एवरेज हम सबका देखें तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सम निकालने के बाद डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ जो भी उसमें वैल्यूज हैं, जितने वैल्यूज हैं उनसे। जैसे अगर हमको अगर फिजिक्स का निकालना होगा तो सबका सम करके 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझना कि नल के केस में क्या होता है और अगर नल ना रहता तो क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज के लिए हमारा सेम वही सिंटेक्स है। वी हैव टू जस्ट चेंज हियर द नेम ऑफ फंक्शन दैट इज एवीजी। एवरेज हम यहाँ पे फिजिक्स का दे रहे हैं इन विच देयर इज नो नल वैल्यू। ठीक है, नल वैल्यू नहीं है, फिजिक्स का हम एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स है हमारे पास यहाँ 30, 35, 35, 35। जब इसका करोगे तो देखोगे कि इसमें चारों को सम करके 4 से डिवाइड किया गया है। किया क्या है प्रीत? यस मैम। है ना, 4 से डिवाइड किए हैं और यही करते भी हम लोग, ऐसे ही करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ CS, मान लो अगर हम CS सब्जेक्ट ले जिसका फर्स्ट वैल्यू क्या है, नल है, उसके बाद 3 वैल्यू है, तो क्या होना चाहिए आंसर? कितना से डिवाइड होना चाहिए, यही हमको ध्यान रखना है। पल्लवी 3 से। किससे? 3 या 4? 3। और हाँ, यही कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम बता रहे। जब नल रहेगा तो नल को हमको छोड़ देना है। ठीक है, जब हम लोग CS से एवरेज निकालेंगे तो एक बार ऊपर टेबल भी देख लो, हम लोग हमारे पास है 40 है, 45 कितना हो गया, 85 हो गया, 85 और 30 115। 115 है सब हमारे पास। 115 को अब हम ये क्या करेगा, नल को छोड़कर जितने बच गए उससे डिवाइड करेगा। तो 115 को तुम 3 से डिवाइड कर लो। देखो 115 डिवाइड किए हम लोग 3 से तो 38.33 आ गया, है ना। तो नल के केस में हम लोग को उसको छोड़ देना है। ठीक है, जितने नंबर्स अवेलेबल रहेंगे उसी से डिवाइड करेंगे और वो हमारा एवरेज हो जाएगा। इसलिए इसका जो नोट्स भेजे थे उसमें हम यहाँ पे नीचे हम रेड से लिख दिए थे इन केस ऑफ नल, तुम लोग देखे होगे। जैसे सम तो हो गया, सम और एवरेज हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ नल वैल्यू इन कॉलम एवरेज विल नॉट काउंट नल, नल को नहीं काउंट करेगा। ऐसा नहीं कि सम निकाला और नल वाले रो को भी काउंट करके 4 से डिवाइड कर देगा। और एग्जाम में एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन, एवरेज और काउंट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लास्ट एग्रीगेट फंक्शन विच इज काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का 3 वेरिएशन है, यानी कि 3 फॉर्म है, हम लोग 3 तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अभी तक क्लियर हो गया? मीन, मैक्स, खुशी मीन क्लियर है, मैक्स, सम और एवरेज चारों क्लियर है? यस मैम। है ना प्रीत, समझ में आया? यस मैम। हाँ, चलो अब हम लोग लास्ट काउंट फंक्शन देखते हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है, जैसे काउंट के साथ 3 वेरिएशन हम बताएं, तो काउंट में अगर आप काउंट के साथ एस्ट्रिक भेजिएगा, जैसे अगर आप लिखें सेलेक्ट, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे COUNT काउंट और विद इन ब्रैकेट अगर हम एस्ट्रिक देते हैं, देन इट विल काउंट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ दैट टेबल, यानी कि उसका वो कार्डिनैलिटी देगा। ठीक है, कार्डिनैलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होता है ना, कितने रिकॉर्ड्स हैं। और यहाँ पे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, 4, तो काउंट स्टार क्या करेगा, 4 आउटपुट देगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है किसी कॉलम में नल है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर किसी एक के भी कॉलम में डेटा है, वो पूरा रिकॉर्ड को काउंट करेगा ही। कार्डिनैलिटी का वैल्यू ये देता है काउंट स्टार। तो इसका बेसिक कमांड हो गया। ठीक है, इसके बाद काउंट के साथ आप चाहे तो यहाँ पे किसी पार्टिकुलर कॉलम के अंदर जो डेटा अवेलेबल है उसको भी काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास CS में हमारे पास ना एक नल है और 3 नॉट नल है, यानी कि कुछ वैल्यू है। तो काउंट के साथ अगर किसी कॉलम का नाम आप दीजिएगा तो वो नल वाले को साइड कर देगा, नल वाले को नहीं काउंट करेगा। मान लो एक कॉलम है जिसमें 8 वैल्यू दिया हुआ है, 2 नल है, तो 2 नल को साइड करके 8 रिटर्न करेगा। ठीक है, सेम यही चीज CS में हमारे पास एक नल था, तो वो नल को छोड़ देगा और बाकी डेटा को काउंट कर लेगा। तो दूसरा काउंट का क्या फॉर्म हो गया, काउंट के साथ कोई कॉलम नेम को भेजना।
ठीक है, जब किसी कॉलम नेम को हम भेजेंगे तो वो उसको ऐसे काउंट कर लेगा। अब इसके साथ ही अब हम एक बार टेबल फिर से वो ले लेते हैं ताकि हम लोग डिस्टिंक्ट वाला यूज कर सकें। एक बार टेबल ले लेते हैं सामने, ठीक है। अब ये देखो डिस्टिंक्ट हम लोग को तो पता है, डिस्टिंक्ट क्या करता है, रिपीटेड डेटा हटा देता है, एक एक वैल्यू देता है ना। पढ़े थे ना डिस्टिंक्ट और उसके बाद कॉलम का नाम सेलेक्ट कमांड में, याद है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो डिस्टिंक्ट में क्या किया था, पटना चार बार आया तो एक ही बार दिखाया, हाजीपुर 2 बार आया तो हाजीपुर 1 बार दिखाया, एक एक करके दिखाया। अब यहाँ पे जब हम लोग डिस्टिंक्ट और कॉलम नेम चेंज करेंगे तो देखो काउंट का कैसे चेंज होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखें सेलेक्ट COUNT काउंट DISTINCT डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट के बाद आपको जैसे फिजिक्स में रिपीटेड डेटा है ना, तो फिजिक्स यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम STD। तो हमारे पास कितने तरह का, 2 तरह का है। फिजिक्स में एक 30 है और दूसरा वैल्यू क्या है 35 है, और 35 ही बार बार रिपीट हुआ है, 2 बार और रिपीट हुआ है। तो डिस्टिंक्ट क्या किया, उस कॉलम के अंदर के जो रिपीटेड वैल्यू थे उसको हटा के सिर्फ एक एक बार काउंट किया ना। डिस्टिंक्ट में तो ऐसे होता भी है। तो काउंट फंक्शन के साथ अगर डिस्टिंक्ट को आप यूज कीजिएगा तो ये ऐसे वर्क करेगा। इसमें कहीं किसी को दिक्कत है? नो मैम। सुमित समझ है? पल्लवी Yes, ma'am. समझ गई ना प्रिया? Yes. यस मैम। डिस्टिंक्ट जो हमारा कॉलम के साथ होता था हम लोग क्या लिखते थे, जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल करते थे, तो उस पार्टिकुलर कॉलम पे वो करता था और वो कॉलम का डेटा दिखाता था। यहाँ डेटा नहीं दिखा रहे, यहाँ 35 और 30 नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि हम काउंट क्या करता है, काउंटिंग कर। जैसे अभी हम अगर लिखते सेलेक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट, उसके बाद हम कॉलम का नाम लिखते फिजिक्स फ्रॉम STD रिजल्ट। इस केस में क्या होता, इस केस में वो वैल्यू दिखाता है। जैसे हम लोग सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी करते हैं तो सारा सिटी का नाम वगैरह दिखाता है रिपीटेड हटाकर, वैसे ही यहाँ पे क्या, अगर हम लिखे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फिजिक्स, वो 2 वैल्यू क्या, 2 जो डिफरेंट वैल्यू वो दिखा रहा है 30 और 35। लेकिन जब इसी चीज को हम लोग काउंट के साथ यूज कर रहे हैं, है ना, देखो यहाँ पे काउंट लगा दिए हैं, और काउंट का काम होता है काउंटिंग करके बताना है कितने रिकॉर्ड्स। तो ये इसने काउंट किया कि डिस्टिंक्ट वाले जब हम लोग वो जब लेंगे, जैसे समझो अगर काउंट नहीं रहता तो इसका रिजल्ट तो इसको पता है 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये इन्हीं 2 वैल्यू को काउंट फंक्शन क्या किया, काउंट कर लिया, और उसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 2 रिटर्न हुआ। टेबल दिया रहता है और उसमें इस फंक्शन को यूज करके पूछा जाता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इन केस ऑफ नल दिया रहेगा उस कॉलम पे तो ध्यान रखेंगे कि नल है तो कैसे हमको एवरेज को कैलकुलेट करना है, कैसे हमको काउंट को ध्यान में रखना है। तो काउंट का क्या क्या हो गया, सबसे पहला काउंट एस्ट्रिक, काउंट स्टार जो क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड को काउंट करेगा। दूसरा हो गया तुम्हारा काउंट डिस्टिंक्ट, जो अभी हम लोगों ने किया, डिस्टिंक्ट नहीं, दूसरा था काउंट और सिर्फ कॉलम का नाम, यही बताए थे ना, हाँ ये रहा, काउंट और सिर्फ कॉलम का नाम। इस केस में क्या करेगा, नल को वो छोड़ देगा और उस पर्टिकुलर कॉलम में जितने भी वैल्यू होंगे वो सबको काउंट कर लेगा। और तीसरा है काउंट के साथ कॉलम तो नाम देना ही, और हम लोग को डिस्टिंक्ट भी यूज करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको पांचों एग्रीगेट फंक्शंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा ठीक है। अब 5 एग्रीगेट फंक्शंस हमारे ये 12th के सिलेबस थे, लास्ट ईयर नहीं था ये, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये हो गया मल्टी रो फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप फंक्शन, ये तीनों नाम इसी का है। अब हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ेंगे सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन में क्या होगा, सिंगल रो पे वर्क करेगा, जैसे स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट फंक्शन हम लोग पहले पढ़े थे 11th में, अब उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा आ गया सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन में सबसे पहला है आपका स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस दैट मैनिपुलेट्स द टेक्स्ट, टेक्स्ट को वो टेक्स्ट पे वर्क करेगा, ठीक है। अब इसी टेबल पे जब हमारे पास देखो टेक्स्ट है ना, नेम और सिटी कॉलम में क्या है, अल्फाबेट्स है, टेक्स्ट है।
इस पे हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन काम कर सकते हैं, या फिर अलग से भी जो भी आप स्ट्रिंग पास कीजिएगा वैसे भी हम लोग काम कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रिंग फंक्शन फर्स्ट, देन वी विल स्टडी न्यूमेरिक एंड देन डेट एंड टाइम. ये तीनों टाइप के फंक्शन को हम लोग एक राउंड देख लेंगे. ठीक है. सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शन में है तुम्हारा सेलेक्ट कैर. कैर फंक्शन क्या करता है? कैर फंक्शन कैरेक्टर बताता है कि कौन सा कैरेक्टर वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे इंटीजर में हमें पता है ना कि इंटीजर में और जब भी कोई भी अल्फाबेट होते हैं, कैपिटल हुआ तो उसका 65 एस्की की वैल्यू मिलता है, रहता है उसका एस्की की क्या रहता है वैल्यू 65 रहता है कैपिटल ए का. उसी तरह सारे डिजिट्स कीबोर्ड पे जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं सबका एस की वैल्यू होता है ना. तो कैर फंक्शन क्या करता है? एस की वैल्यू रिटर्न करता है. जैसे सपोज अगर हम लिख दिए यहाँ बी, वो क्या करेगा? एस की वैल्यू रिटर्न करेगा. तो हमें सिंपली लिखना सेलेक्ट कैर बी. नहीं, हम जस्ट अपोजिट बोल दिए. यहाँ नंबर हमको देना है, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर देगा. जैसे अगर हम 66 लिखें तो 66 एस्की के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है? तो कैरेक्टर बी है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. सेलेक्ट कैर तो कौन सा कैरेक्टर होगा जो कि 66 को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे अभी हम कोई दूसरा कैरेक्टर ले लें. मान लो हमें नहीं मालूम है 97, तो पता है स्मॉल है. 97 से पहले वाला लेते हैं. ठीक है, 95 लेते हैं. एक 95 देखना कौन सा नंबर. ये देखो अंडर स्कोर, देख रहे हो सब लोग? अंडर स्कोर ये रिटर्न कर रहा है ना. तो पहला ये कैर फंक्शन हुआ. सेकंड है कनकैट फंक्शन. कनकैट फंक्शन क्या करता है? दो स्ट्रिंग को, दो टेक्स्ट को जोड़ता है. तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं सेलेक्ट कनकैट, यहाँ पे एक नाम ले लो, नहीं सेलेक्ट कनकैट. कनकैट हो गया, कनकैटिनेशन वर्ड से लिया गया. यहाँ पे मन है तो लिख दो सुमित और फिर भेज दो. यहाँ पे सुमित के साथ जोड़ना है हमको कुमार. तो ये क्या कर रहा है? देखो सुमित कुमार एक साथ कनकैट जोड़ कर आ गया. और अगर किसी टेबल पे परफॉर्म करेंगे, जैसे हमारे पास अभी टेबल में नेम और एड्रेस वाला दिया हुआ है साथ में, अगर टेबल पे आप चाहे तो टेबल पे भी कनकैट फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? कॉलम का नाम बताना पड़ेगा. कॉलम में हमको बताना पड़ेगा नेम के साथ जोड़ना है हमको एड्रेस को. नेम रुको देखने दो इस टेबल में क्या. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम std result sult. नेम और सिटी है. ठीक है श्वेता, नेम और सिटी है ना. तो नेम और सिटी को हम चाहते हैं एक बार कंबाइंड करके देखना. तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम कॉमा, यहाँ पे देंगे सिटी और बताना होगा हमें किस टेबल से लेना है. फ्रॉम std result. अब ठीक है खुशी? अब दिख रहा है ना? देखो अमित के साथ हाजीपुर हो गया अटैच, निधि के साथ सोनपुर. इस तरह से दो दो टेक्स्ट के साथ ये सब अटैच हो गया. कॉन्कैट कर दिया, इसको जोड़कर हमें डिस्प्ले किया. ऐसा नहीं कि ये जुड़ गया है कहीं पे, अलग ही है लेकिन हम लोग देख रहे हैं. तो ये कॉन्कैट फंक्शन हो गया. अब हमारे पास लोअर या एलकेस फंक्शन है. इसको चाहो, जैसे हमारा एंट्री यहाँ सब अभी कैपिटल में है. ठीक है, ये हम चाहते हैं क्या किस में चेंज होके दिखाए? हमें लोअर केस में चेंज होके दिखाए. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेलेक्ट लोअर या एल केस, दोनों सेम ही कमांड है. तो हम लोग लिखेंगे लोअर के बाद नेम दे देते हैं. ठीक है, यानी कि नेम कॉलम की जो भी डेटा है उसको आप लोअर कीजिए. देखो सब स्मॉल में हो गया ना? हो गया नितुल? हो गया स्मॉल में? यस मैम. और लोअर की जगह आप एलकेस भी यूज कर सकते हैं. तो ये क्या होगा? ये भी स्मॉल में ही होगा. सेम सपोज अब हमें क्या करना? अपर में चेंज करना. तो ये तो ऑलरेडी अपर में है ही. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यूकेस के साथ एक वैल्यू ले लेते हैं जिसको हम लोग
स्मॉल में रख देते हैं। जैसे मान लो अभी हम नितुल यहाँ पे हम स्मॉल में लिख दिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फ्रॉम अब हमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको टेबल से तो लेना नहीं है। हम लोग डायरेक्ट चाह रहे हैं कि ये जो स्मॉल लेटर है इसको ये कैपिटल में चेंज कर दे। तो देखो यहाँ कैपिटल में आ गया। प्रीत समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, ये बहुत इजी है अभी, ठीक है। सेलेक्ट हम लोग अपर किए, ठीक है, अपर फंक्शन यूज कर लिए, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अपर में चेंज कर सकते हैं। ये सब तो इजी था। इसमें 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मिड, सब str, ठीक है, और इन str। ये तीनों को और ध्यान से समझना। पहले छोटा वाला हम लोग कर लेते हैं, अपर हो गया। अब ट्रिम को समझ लो। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, जितने भी स्पेसेस होते हैं, व्हाइट स्पेसेस, उसको ट्रिम करता है। जैसे हेयर ट्रिमिंग होता है ना, एक्स्ट्रा चीज हट गया, जितने बाल है कट गए, वैसे ही यहाँ पे ट्रिम में क्या करेगा, जितने भी व्हाइट स्पेसेस रहेंगे, पहले रहे या फिर बाद में, एल ट्रिम यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड का व्हाइट स्पेस हटाएगा, आर ट्रिम यूज करेंगे तो राइट साइड का, और ट्रिम यूज करेंगे तो दोनों साइड का स्पेस हटा के हमको दिखाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं, सेलेक्ट एल ट्रिम पहले लेते हैं, एल ट्रिम ब्रैकेट में जो भी चीज भेजोगे, जैसे मान लो हम अभी 1 2 3 4 व्हाइट स्पेस डाले, ठीक है। उसके बाद हम डाल देते हैं कंप्यूटर, ठीक है, और कंप्यूटर के बाद हम 1 2 3 4 5 6 हम व्हाइट स्पेस और दे दिए। अब उसका ब्रैकेट क्लोज किए। अब देखो हमारा टेक्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टार्टिंग में 4 व्हाइट स्पेस है, लास्ट में 6 व्हाइट स्पेस है। तो एल्ट्रिम क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड का जो है व्हाइट स्पेस, इसको रिमूव करके आउटपुट देगा, ठीक है। इधर साइड, इधर का रिमूव कर दिया, इधर चला गया हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, है ना। अब यही काम अगर हम आर्ट्रिम करेंगे तो देखोगे उधर नहीं शिफ्ट होगा, लेकिन आर्ट्रिम की वजह से जो आउटपुट आएगा तुम्हें उतना चेंज दिखेगा भी नहीं, क्योंकि राइट साइड का है ना, लग रहा है कि इधर पता नहीं इधर है कि नहीं है ना। लेकिन देखो इधर तुम लेफ्ट वाले को कंपेयर करो तो यहाँ का जो लीडिंग स्पेस है, जो 4 कैरेक्टर था, वो अवेलेबल है, यानी कि इसने लेफ्ट ट्रिम नहीं किया है। एल ट्रिम और आर ट्रिम समझ में आया कुछ? ये यस एल ट्रिम यस क्या मैम। किया, देखो यहाँ जो स्पेस था लेफ्ट साइड का हटा दिया, हटाया तभी तो ये कैरेक्टर आउटपुट इधर इतना किनारे से आ रहा है ना। आर ट्रिम में राइट साइड का हटाया है, इस साइड का हटाया, लेफ्ट साइड का नहीं हटाया, इसलिए ये लेफ्ट साइड में स्पेस है यहाँ पे। और जब हम लोग ट्रिम सिर्फ यूज करेंगे, ओनली ट्रिम, तो ये लेफ्ट राइट दोनों को हटाएगा। ये फंक्शंस बहुत इजी है ना, ठीक है। तो ये ट्रिमिंग हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं जो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन था वो हम लोग पढ़ लेते हैं। एक है तुम्हारा सब str और सब स्ट्रिंग। तो ध्यान से समझना, इसमें इस फंक्शन के लिए 3 आर्गुमेंट होने चाहिए। एक्चुअली ये फंक्शन क्या करता है, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करके हमको दिखाता है, यानी कि एक छोटा सा सब स्ट्रिंग, जो तुम स्ट्रिंग भेजोगे, जो तुम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर भेजोगे, उसका छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट करेगा और सब स्ट्रिंग हमको शो करेगा, ठीक है। तो 3 पैरामीटर्स क्या क्या लेगा वो, स्ट्रिंग जिसपे आपको वर्क करना है, कॉमा के बाद हमको बताना पड़ता है कहाँ से, किस इंडेक्स से आपको वो, या किस पोजीशन से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ये 3 इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग जस्ट इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। हम लोग को यहाँ लिखना होगा सेलेक्ट SUBSTR, सब STR, ठीक है। अब इसके स्पेस को हटा देते हैं। इसमें काउंटिंग होता है पोजीशन 1 2 3 4, 0 से नहीं, जैसे C का पोजीशन है 1 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग हम ले लिए, ठीक है। कंप्यूटर हम ले लिए एक स्ट्रिंग। अब हमको बताना है किस पोजीशन से, तो सपोज 1 2 3 M से मान लो हम ले रहे हैं, 3 पोजीशन से हम चाहते हैं 4 कैरेक्टर हमको एक्सट्रैक्ट करके दिखाओ। क्या आउटपुट आना चाहिए, 1 2 3 M से आएगा, M से लेकर 4 कैरेक्टर T तक जाएगा, जाएगा ना यस मैम। ऋषभ? आवाज आ रही है? प्रीत यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। ऋषभ कहाँ चला गया? यस मैम। ओहो,
ठीक है, तो ये मैम समझ कुछ में आया? डिस्प्ले हाँ नहीं सब, कर रहा है हाँ बोलो नहीं तो। मैम। हम्म मैम कुछ दिखाई नहीं रहा, आप जैसे लिख रही हैं ना बहुत स्लो दिखा रहा है। अभी ऊपर दिखाओ, अभी हम लिखे ही नहीं है, सब STR नहीं दिखा। धीरे धीरे आ रहा है, मतलब आप बोल दे रही है नेक्स्ट पे आ जा रही है तब पहले वाला आ रहा है। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, स्लो आ रहा होगा वहां तुम्हारे तक पहुंचने में। और किसी भी ऐसा प्रॉब्लम है क्या? लग भी रहा है। ठीक है यस मैम, मेरी साइड श्वेता? ठीक है। हाँ वही नेटवर्क का इशू है श्रेया, इसलिए, है ना। तो देखो अभी हम सब STR बताएं, सब STR में क्या करता है, सब स्ट्रिंग यानी कि पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो हमें स्ट्रिंग बताना होगा, कॉमा से सेपरेट करके बताना होगा किस पोजीशन से आपको लेने हैं कैरेक्टर्स और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेने हैं। तो आप चाहे तो सब STR फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर सब स्ट्रिंग, पूरा ये फंक्शन का नाम है सब स्ट्रिंग, इसको यूज कर सकते हैं। या फिर एक और फंक्शन है, तीनों फंक्शन का एक ही काम है, मिड। मिड भी फंक्शन क्या करता है, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न करता है, मिड बीच से कैरेक्टर्स। देखो तीनों फंक्शन को मैंने रन कराया, फंक्शन का नाम चेंज किए, आउटपुट वही है। मिड हो, सब STR हो या फिर सब स्ट्रिंग हो, तीनों फंक्शन का एक ही काम है, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न करना। हमें 3 पैरामीटर्स देने होते हैं, स्ट्रिंग, कॉमा के बाद फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक द, और फ्रॉम वेयर वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर यानी कि पोजीशन बताना है, और उसके बाद लास्ट में हमको कॉमा से देना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप कितने चाहते हैं। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब हम लोग एक और फंक्शन है इसमें, लेफ्ट और राइट। ठीक है, और एक लेंथ। तो लेंथ तो बहुत इजी, हमें क्या करना है, लेंथ निकाल लेना है। लेंथ, लेंथ फंक्शन क्या करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, सपोज कंप्यूटर का ही हमको पता करना है कि कितने कैरेक्टर्स का बना हुआ है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में देखो कॉम्प, 4 इधर हुआ 4 इधर, 8 कैरेक्टर, ये लेंथ फंक्शन हो गया। लेफ्ट और राइट एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग से कुछ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। इसमें लेफ्ट और राइट फंक्शन में 2 पैरामीटर हो गया, किस स्ट्रिंग पे आपको काम करना है वो स्ट्रिंग, और कितने कैरेक्टर्स आपको लेफ्ट साइड से चाहिए। इसमें हमको पोजीशन नहीं बताना है, हमको सिर्फ बताना है कि कितने कैरेक्टर चाहिए। जैसे लेफ्ट हुआ, कंप्यूटर हम भेजे, कॉमा हम लिखे 3, तो ये लेफ्ट साइड से यानी कि स्टार्टिंग से सी से, यहाँ से 3 कैरेक्टर्स ये एक्सट्रैक्ट करके हमको दिखा देगा। देखो कॉम्प निकाला। और यही अगर हम राइट लिखेंगे यहाँ पे सुमित, तो राइट साइड से करेगा, है ना, RIG। राइट साइड से अब मान लो हम चाह रहे हैं 5 कैरेक्टर निकालना, राइट साइड से पीछे से ये 5 कैरेक्टर्स, देखो PUTER, ये 5 कैरेक्टर्स हो गए PUTER। तो लेफ्ट और राइट फंक्शन ऐसे वर्क करता है। एक और फंक्शन लास्ट है इसमें, वो है INSTR फंक्शन, जो कि बताता है, इंडेक्स रिटर्न करता है। मान लो किसी स्ट्रिंग में हम लोग कोई दूसरा सब स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं, छोटा सा कोई भी, ठीक है, तो INSTR, इन स्ट्रिंग यानी कि उस स्ट्रिंग के अंदर है तो वो किस इंडेक्स पे है, किस पोजीशन पे है। सेलेक्ट INSTR ऐसे लिखेंगे। कंप्यूटर में अब हम मान लो सपोज हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे PU ढूंढ रहे हैं, PUT, ठीक है, पुट ढूंढ रहे हैं कि क्या कंप्यूटर के अंदर ये पुट है, इन STR यानी कि इन स्ट्रिंग, दिस पुट इज इन द स्ट्रिंग कंप्यूटर, क्या ये पुट कंप्यूटर के अंदर है तो उसका पोजीशन रिटर्न करे। तो P वाला पोजीशन जहां से इसको स्टार्टिंग का मिल जाएगा वो वहां का पोजीशन देगा। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 पोजीशन दे दिया, इसका मतलब ये हो गया। ये पूरे जितने भी फंक्शंस थे ये स्ट्रिंग फंक्शंस थे। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग क्लियर है ना सबका? 11th में हमने पढ़ा था, एक बार राउंड रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिक फंक्शंस देख लेंगे, जिसमें 6 न्यूमेरिक फंक्शंस तुम्हें पढ़ने हैं। ठीक है, न्यूमेरिक फंक्शन का यूज करके आउटपुट भी आता है, जैसे अभी मिड वाला INSTR, मिड सब स्ट्रिंग, इसका भी सेलेक्ट कमांड के साथ दिया रहेगा और हमें आउटपुट देना होगा। पल्लवी समझ में आ रहा है? यस मैम। अब देखो न्यूमेरिक फंक्शंस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो न्यूमेरिक फंक्शन में फर्स्ट है मॉड। मॉड क्या है, मॉडुलर, मॉडुलस डिवीजन यानी कि रिमाइंडर, वो रिमाइंडर निकालेगा।
तो हमें इसके लिए लिखना होगा सेलेक्ट, और मॉड क्या करता है, 2 पैरामीटर लेगा, किससे किसको डिवाइड करना है ये देंगे तभी तो वो रिमाइंडर बताएगा कि हाँ भाई क्या वैल्यू आएगा। हम लिखेंगे सेलेक्ट मॉड, ब्रैकेट में मान लो हम 13,4 दिए, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया, है ना। शर्त यही 12 और 1 बच जाएगा। मान लो हम यहाँ पे 10 रखते, कितना बच जाता, 4 दूनी 8, 2 बच जाता। मॉड है वही, मैथ्स वाला जो मॉड है वही यहाँ पे, मॉड में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पावर फंक्शन। प्रीत मॉड क्लियर हुआ? यस मैम। पावर फंक्शन क्या करता है, पावर फंक्शन के लिए भी 2 पैरामीटर चाहिए, किसके पावर कौन सा रहेगा, है ना, x टू द पावर n, तो x और n दोनों चाहिए हमको। तो मान लो हम चाहते हैं 5 टू द पावर 4, तो हमको 5 पहले वो नंबर देना है और पावर उसके बाद में, तो 5 टू द पावर 4 हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 5 करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 625 होता है ना, 25 बचे 125 और फिर 4, फिर 5 से किए तुम 625, ये हो गया पावर फंक्शन। ऐसे काम करता है पावर फंक्शन। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन। ये क्या करेगा, स्क्वायर रूट फंक्शन जो पाइथन का था वैसे ही है, स्क्वायर रूट वो रिटर्न करेगा। जैसे आपको मान लो 144 का स्क्वायर रूट होता है ना 12, तो याद है 144 का हम लोग चेक कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट वो 12 निकाल कर दे दिया, है ना। नेक्स्ट फंक्शन साइन फंक्शन, मैथ्स के अंदर ही। ये साइन फंक्शन बहुत इजी है, ये सिर्फ बताता है कि नंबर आपका निगेटिव नंबर है या फिर पॉजिटिव नंबर है, तो SIG है। अगर वो निगेटिव नंबर रहेगा, मान लो हम यहाँ पे -144 दिए हैं, निगेटिव नंबर है तो वो -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। सबके लिए जितने भी निगेटिव नंबर है सब में -1, और जितने भी पॉजिटिव नंबर है उसके लिए वो +1, यानी कि सिर्फ 1 रिटर्न करे। मान लो 44 भेजे, 44 हमारा पॉजिटिव है तो ये 1 रिटर्न करेगा। 1 हाँ, साइन फंक्शन है ना ऋषभ, सुमित। तो मैथ्स यस में, मैम। हाँ मैथ्स में 4 फंक्शन, मॉड हो गया तुम्हारा रिमाइंडर डिवीजन के लिए मॉड, फिर पावर फंक्शन है x टू द पावर n निकालने के लिए, फिर साइन फंक्शन है तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर पता करने के लिए कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्क्वायर रूट फंक्शन स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। ये 4 हुए। फिफ्थ फंक्शन है हमारे पास राउंड फंक्शन, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट राउंड। राउंड में तो हम लोग को पता है क्या करता है, 5 या 5 से ज्यादा होता है तो नेक्स्ट नंबर ले लेता है, तो राउंड करना है, मान लो हमको 12.57 1, ठीक है। तो क्या किया 0.57, तो ये राउंड करके 6 ले आया। जो मैथ्स वाला राउंड फंक्शन है वही यहाँ पे भी है, ठीक है। जैसे मान लो और हम लोग यहाँ पे हम चाहते हैं 0 प्लेस पे, यानी कि होल नंबर के फॉर्म में, तो 12.57 क्या किया, 0 प्लेस तक, 0 मतलब प्रिसीजन तक हमको जाना है, यानी कि हमको पॉइंट वाला नंबर नहीं चाहिए, तो 12.57 वो 13 में चेंज हो गया, नेक्स्ट बड़ा नंबर। और यही अगर 5 से छोटा, यहाँ अगर 37 हम लोग लिखते तो ये क्या हो जाता, 12 बन जाता, ठीक है। राउंड में ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। 0.5 या उससे ज्यादा रहे तो नेक्स्ट नंबर दे देना है, 0.5 या उससे कम रहे तो उससे प्रीवियस वाला होल इंटीजर दे देना। एक और लास्ट फंक्शन है मैथ्स का, वो है ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है, डेसिमल के बाद वाला वैल्यू को ड्रॉप कर देता है। उसमें भी प्रिसीजन आपको बताना है, आपको कितना वैल्यू ड्रॉप कराना चाहते हैं। लिखेंगे सेलेक्ट ट्रंकेट, यहाँ पे मान लो हम 12.345, ये बड़ा सा नंबर हम दिए और हम चाहते हैं 2 वैल्यू रहे सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पुलन 12.3 हाँ 34, 12.34 सही, तो 12.34 ये देगा, 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक रखेगा। अगर हम लोग कहेंगे नहीं 1 वैल्यू तो 12.3 कर देगा इसको। जैसे हम यहाँ ट्रंकेट करके चाहते हैं यहाँ तक रखो, 12.3 कर देगा। पूरा वैल्यू हम ड्रॉप कराना चाहते हैं, ठीक है, 0, ठीक है, तो 0.345
ये तीनों वैल्यू हटा देगा और सिर्फ 12 रखेगा। तो यहाँ तक हम लोग का सिंगल फंक्शन में स्ट्रिंग फंक्शंस हो गए और न्यूमेरिक फंक्शन। अब 3-4 हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शन है, उसको अभी हम लोग कर लेते हैं, हमारा MySQL फंक्शन खत्म हो जाएगा। डेट टाइम फंक्शन के लिए कोई डेट, जैसे करेंट डेट, आज कितना हो गया, 28 अप्रैल हो गया, तो इसके लिए होता है फंक्शन सेलेक्ट, CURDATE। फंक्शन का सेम ही काम है, करेंट डेट, कर डेट और करेंट डेट विदाउट पैरामीटर, विदाउट ब्रैकेट। जैसे सेलेक्ट कर डेट दिए, आज है 28 अप्रैल, 28 अप्रैल दे रहा है। अब इसी को हम यहाँ पे चेंज कर दिए करेंट अंडरस्कोर डेट, फिर भी वो यही देगा। सेम ही टास्क के लिए 3-3 फंक्शन बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो ये आज का डेट रिटर्न करेगा, करेंट डेट यानी कि आज का डेट वो रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक फंक्शन होता है नाउ और सिस डेट, ठीक है। तो नाउ और सिस डेट, सिस डेट हो गया सिस्टम का डेट, जो सिस्टम पे है तुम्हारा, ठीक है। सिस डेट, सिस डेट दे देंगे तो सिस्टम पे जो भी, मान लो तुम्हारा डेट सही सेट नहीं किया हुआ है या फिर आज तुमने कुछ चेंज किया, वो वाला डेट दिखाने लगेगा। तो सिस्टम डेट सिस डेट के साथ टाइम भी देता है, जो अभी टाइम हो रहा है 7:58, ठीक है, और ये डेट भी देता है। और एक होता है नाउ, NOW, तो नाउ भी सिस्टम का ही डेट देगा, लेकिन नाउ और सिस डेट में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको समझ लो, ठीक है। यहाँ जो टाइम दिखाता है ना, देखो जब हम लोग कोई कमांड देते हैं, ठीक है, कमांड देने और एग्जीक्यूशन में 2-4 माइक्रो सेकेंड्स का भी अगर फर्क आ रहा है, आएगा ही फर्क, जब तक जाएंगे वो एग्जीक्यूट करके हमको रिजल्ट देगा। तो नाउ एग्जैक्ट वही वाला टाइम देगा जब ये क्वेरी रन किया होगा MySQL में, ठीक है। मान लो कोई कोडिंग में हमने नाउ फंक्शन का यूज किया, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है, उसमें 1000 मान लो लाइन्स ऑफ कोड है, स्टार्टिंग में नाउ हम यूज किए, उसके बाद बहुत ये बात लास्ट में गए, फिर वहां यूज किए, मतलब जब जब हम यूज करेंगे वो एग्जैक्टली जिस समय रन करेगा सिस्टम में उस समय का टाइम देगा, और उसकी वजह से कुछ माइक्रो सेकेंड्स का डिफरेंस आ सकता है नाउ और सिस्टम के टाइम में। जो सिस डेट के साथ जो टाइम दिया है ना, वो करंट सिस्टम का डेट और टाइम है, इसमें कहीं कोई इश्यू नहीं है। लेकिन नाउ के साथ करंट डेट तो देगा ही, चलो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो टाइम डिस्प्ले कर रहा है वो जब रन किया ना कमांड, उस समय का वो टाइम देगा, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा डे, ईयर और डे नेम। तो जैसे ही तुम करोगे सेलेक्ट मंथ फंक्शन के अंदर, तो इसके अंदर आपको कोई डेट पास करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम डेट रखे हुए हैं 2020 और 4 और यहाँ पे मान लो 12, 28 ही 28 करेंगे तो पता चलेगा ना आज कौन सा दिन है। तो मंथ कौन सा है, तो मंथ हो गया 4, अप्रैल के लिए क्या रिटर्न कर रहा है 4, मई रहेगा तो वो 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके साथ मंथ के साथ, डे के साथ और ईयर फंक्शन के साथ हमको एज एन पैरामीटर एक डेट डालना होता है। जैसे अगर हम डे नेम यहाँ लिखेंगे तो आज कौन सा दिन है वो बताएगा, आज हो गया ट्यूसडे, ठीक है। तो डे नेम क्या करता है, ये तुम्हारे 11th बुक में दिया हुआ भी है, एक बार उसको भी देख लेना, ठीक है। डे ऑफ मंथ अगर हम यहाँ पे लिखें, डे ऑफ मंथ फंक्शन ये क्या करता है, कौन सा दिन है आज। तो जैसे अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 28, क्योंकि 28वां दिन है, ये मंथ का कौन सा दिन है, ये मंथ का 28वां दिन है, ठीक है। फिर डे ऑफ वीक का ये कौन सा, तो वीक इसमें स्टार्ट होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तुम जब डे ऑफ वीक करोगे, वीक का कौन सा दिन है, तो वीक के हिसाब से तुम्हारा हो जाएगा ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि तीसरा दिन है, ठीक है। और जब हम लोग इसमें और डे ऑफ ईयर लिख लेते हैं, डे ऑफ ईयर हमारा 2020 अभी 366 दिन का चल रहा है, तो ये कौन सा दिन पड़ा है ना। जैसे मान लो 1 जनवरी 2020 ये पहला दिन है, 31 जनवरी 31 दिन हुआ,
जब 1 फरवरी 2020 आता तो वो 31 के बाद 32वां दिन होता। मतलब ये काउंटिंग चलेगा 1 से लेकर 366 के बीच में सारे दिन को ये काउंटिंग में अरेंज कर दिया गया है। तो ये होता है डे ऑफ ईयर। ये इस साल का कौन सा दिन है? ये इस साल का 119वां दिन है। जब तुम जोड़ोगे तो आ जाएगा। 31 हो गया इसका जनवरी का, फिर 29 फरवरी का जोड़ लो, मार्च का जोड़ लो 31, और उसके बाद 28 जोड़ लो अभी अप्रैल का। तो तुम्हारा टोटल करोगे तो तुम्हारा 119 आएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा सिंगल रो फंक्शन एंड क्या एग्रीगेट फंक्शन। तो माई एसक्यूएल फंक्शंस में इतने ही पढ़ने हैं हमें, एग्रीगेट फंक्शंस और सिंगल रो